चलिए जी, इस वीडियो में हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो पहला कंसेप्ट जो है वो है कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशल सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या डिवाइस और यूज़र के दरमियान चलता है। और जितने भी फैसिलिटीज़ है सारे के सारे सिस्टम में, वो सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से ही चलते हैं। So this operating system manages and facilitates the fundamental operations of computer और कंप्यूटर। जिस डिवाइस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसमें जो हार्डवेयर काम करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से काम करेगा। उसके अंदर जो हमने प्रोग्राम्स एप्स डाले होंगे वो सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से ही ओपन होंगे, प्ले हो जाएंगे, फिर पाज हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये सारी के सारी चीज़ें जो है वो सब करके कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इट सर्व्स एन इंटरमीडिएटरी। ये किसके बीच में है जो काम करके देता है? इट इज़ बिटवीन द हार्डवेयर। जो भी आपके पास हार्डवेयर होगा, जैसे आपके पास सीपीयू है, सिस्टम के अंदर मेमोरी है, मेमोरी में रैम, रोम, जितनी भी सारी मेमोरीज़ है, स्टोरेज डिवाइसेस है, एसएसडी है, आपके पास हार्ड डिस्क है, या इनपुट कीबोर्ड है, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है, प्रिंटर है, जितने भी सारे डिवाइसेस है, और साथ साथ जो भी ऑपरेशन एप्लीकेशंस ऐप्स उसके अंदर आपने डाले हुए होंगे, वो सब के सब जो चलते हैं वो किसके ज़रिए से चलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ इमीडिएटली सॉफ्टवेयर बिटवीन द हार्डवेयर पार्ट्स एंड द यूज़र्स। सो ये आपको हार्डवेयर को भी चलाता है और साथ साथ यूज़र के जो एप्लीकेशन हमने डाले हैं उनको भी चलाने में मदद क्या ये चलाता है। ठीक है। सो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट जो है, आप इसके जो हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अक्सर जो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं सर्वर के साथ, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो सर्वर पे होते हैं वो सब के सब कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो उस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ए नॉस और सिंपली ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्व करता है में एक फाउंडेशन जो है सॉफ्टवेयर फाउंडेशन फॉर मैनेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग नेटवर्क रिसोर्सेज एंड सर। जितनी भी नेटवर्क चीज़ें हैं, आपको जो भी चीज़ें करने हैं, नेटवर्क रिलेटेड करने हैं, सिस्टम रिलेटेड करने हैं, हार्डवेयर रिलेटेड करने हैं, वो सब के सब आपको कौन करके देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये डिपेंड है कि किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में लगा हुआ है। So its primary function is to facilitate communication and resource sharing among various devices। अब मैं पहला काम जो बेसिक काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, वो जो भी टाइप का ऑपरेटिंग उसके कुछ प्राइमरी खास फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसमें होता है हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना। जब भी आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हो वो चल के सीपीयू के ज़रिए से वो चलता है, लेकिन वहाँ तक उसकी सिग्नल वहाँ से वापस सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। ये सब का सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करके ही देता है। अब हम नॉस की जो बात करेंगे, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें जितने भी नेटवर्क चीज़ें हैं, जितने भी नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस है, इसके साथ जितना भी सारा कुछ अटैच्ड है, क्लाइंट है, सर्वर है, वो सब का सब जो कम्युनिकेशन है, सबका फाइल ट्रांसफ़र, फाइल शेयरिंग, नेट शेयरिंग, जितना भी है वो सब का सब कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड सच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। उसमें आप देख सकते हैं हमारे पास विंडोज़ सर्वर है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, वो पूरा का पूरा नेटवर्क बेस्ड है। और एक हमारे पास है जो लाइनक्स वालों ने बनाया है, उसका नाम है उबुंटू सर्वर, ठीक है, वो लाइनक्स कंपनी वालों ने बनाया हुआ है। फिर और भी है, सिस्को वालों ने भी NOS बनाया है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका नाम क्या रखा है? सिस्कोज IOS ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड टू नेटवर्क डिवाइस। लाइक हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस है, राउटर होते हैं, स्विचेस होते हैं, ये सब के सब इनको चलाने वाला जो होता है वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन फाइल मैनेजमेंट। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके 5 बेसिक काम हैं, 5 बेसिक फंक्शंस है। पहला है इनपुट एंड आउटपुट।
जो भी सिस्टम में आपको इनपुट जाता है फिर आउटपुट जाता है, ये सारा जो मैनेज करता है कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट है दूसरा काम इसका। रैम में प्रोग्राम को एलोकेट करना, फिर वो चलता रहता है, फिर उसके बाद उसको क्लोज करते हैं, उसको बोलते हैं डी एलोकेट। सो मेमोरी में एलोकेट करना या मेमोरी से हटाना, डी एलोकेट, ये सब का जो काम है ये किसके है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर प्रोसेसर मैनेजमेंट, ये जो सीपीयू हमारे सिस्टम के अंदर होता है उसको शेड्यूल करके काम देना, पहले ये काम करना है, उसके बाद ये एप्लीकेशन चलानी है, उसके बाद ये करना है, ये सारी शेड्यूलिंग जो है प्रोसेसर को वो कौन करके देता है? और टाइम मैनेजमेंट भी बना के देता है, ये कब एग्जीक्यूट करना है, किस टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, तो ये सब का सब ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को करके देता है। तो दैट्स कॉल्ड द प्रोसेसर मैनेजमेंट। उसके बाद अब डिस्क मैनेजमेंट। अब जब कि आप क्या करते हो, आपने फॉर एग्जांपल फाइल बनाई, टाइप किया वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, किसी और जगह भी एप्लीकेशन आपने कोई भी आपने फाइल बनाई, उसको सेव करना है वो फ्यूचर यूज़ के लिए, तो उसके लिए जो है उसके लिए उसको बता काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको बोलते हैं डिस्क मैनेजमेंट। जैसे हार्ड डिस्क है, एसएसडी है या क्लाउड स्पेसिंग है, ये सब का सब जो काम है ये कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर फाइल मैनेजमेंट क्या करते हैं, उसमें फ़ाइल को क्रिएट किया जाता है, फ़ाइल को रीनेम किया जाता है, फ़ाइल को डिलीट किया जाता है, फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह लिए किया जाता है, और ये जो सब के जो काम है इसको बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसी तरह बेसिक फंक्शन सिक्योरिटी भी इसमें आ जाता है। ठीक है, आप जैसे फायरवॉल की बात करेंगे, ये भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। तो आपको बताना है रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन फाइल मैनेजमेंट। जब भी हम फाइल मैनेजमेंट की अब बात करेंगे, उसमें फ़ाइल को क्रिएट करना, फ़ाइल को अपडेट करना, फ़ाइल को सेव करना, सेव करने के बाद उसको रीनेम करना या कभी डिलीट करना, ये सब के सब ऑपरेशंस जो है ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। तो दैट कंसेप्ट हियर इज़ कॉल्ड द फाइल मैनेजमेंट। तो जैसे यहाँ पर आपके अब अपने वर्ड्स में भी जिस तरह से इसको समझेंगे आप, उसके बाद आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे फ़ाइल को क्रिएट करना, फ़ाइल नॉट ओनली फ़ाइल, उसमें फ़ोल्डर भी आते हैं, या अक्सर आप देखेंगे कि टेक्स्ट में लिखा होगा डायरेक्टरी, तो विंडोज़ से पहले फ़ोल्डर्स को डायरेक्टरी कहा जाता है। तो यहाँ पर अक्सर जो डायरेक्टरी है फ़ोल्डर के नाम से पुकारा जाता है। सो क्रिएटिंग फ़ाइल और फोल्डर, ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड फोल्डर, एक्सेसिंग ओपन करना, क्लोज़ करना, वो सारी चीज़ें हैं। फ़ाइल को करो या फोल्डर को ओपन करो, क्लोज़ करो। सो मैनिपुलेटिंग फाइल, एक जगह से दूसरी जगह फ़ाइल को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, कॉपी दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, फोल्डर्स या किसी भी एक स्टोरेज से आप दूसरी स्टोरेज डिवाइस में उसको मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये सारी के सारी जो काम है इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट जो काम होता है फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम की है, जिसको हम बताते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट हो गया आपकी हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, क्लाउड स्पेस में फाइल्स को मैनेज करना। जैसे हमने कोई फाइल बनाई, उसको सेव किया किस पे? हार्ड डिस्क पे। ठीक है, तो हार्ड डिस्क पे किस जगह रखना है, किस मेमोरी लोकेशन पे रखना है, ये सब का सब जो देख रेख है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। तो उसके बाद उसको आप हटा सकते हो, वहाँ से डिलीट कर सकते हो, उसमें कोई चीज़ आपको अपडेट कराना है, वो सारे के सारे आप यहाँ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डिवाइस मैनेजमेंट इज़ ए क्रूशियल फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स क्या? कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना या कम्युनिकेशन करना हार्डवेयर डिवाइस के साथ। अब कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है? जब भी हम बात करेंगे डिवाइस मैनेजमेंट में, जैसे आपको कोई भी डिवाइस इस्तेमाल करना है, आपको कौन करके देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रिंटर को भेजना है, ये कौन करके देता है? आपने वर्ड में बनाई फाइल, फिर जाके रैम में एक्चुअली स्टोर होती है, वहाँ से आपने प्रिंट कमांड दी, तो प्रिंट जो डेटा है रैम से लेके वो कहाँ चला जाता है? प्रिंटर के पास। सो दैट्स कॉल्ड द डिवाइस मैनेजमेंट। अब जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, उनको कंट्रोल करना, ये सब के सब जो काम हैं किस में आते हैं? डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट में हार्डवेयर पार्ट्स है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और हार्डवेयर पार्ट के साथ कम्युनिकेट करता है। ये सब के सब जो काम है ये कौन करके देता है? दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पेन ड्राइव लगाई, आप देखो जो ही आपने पेन ड्राइव अपने सिस्टम में यूएसबी पोर्ट में लगाई तो एकदम से वो चल जाती है, तो क्या मसला है? तो ये जो इसको बताते हैं डिवाइस मैनेजमेंट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लग एंड प्ले भी आपको एक सोल्यूशन है डिवाइस मैनेजमेंट में। ठीक है,
तो जितने भी पेरिफेरल्स अटैच्ड क्या हो गया उसमें, कीबोर्ड आता है, मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, स्कैनर आता है, जितने भी सारे हार्डवेयर डिवाइस उसके साथ कनेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल अटैच्ड टू ए कंप्यूटर. The role of the device management in an operating system is to ensure that hardware resources are effectively utilized. तो वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं, हम उसको उनका बराबर इस्तेमाल हो रहा है. ये सब का सब जो देख रेख है ये कौन देखता है? डिवाइस मैनेजमेंट. सो इट्स अनदर फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट्स कॉल्ड द डिवाइस मैनेजमेंट. अच्छा, उसके बाद डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. वो आपको मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अगर नेटवर्क की हम बात करेंगे वहाँ पर सर्वर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको सारा कुछ जो उसमें चलता रहता है उनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर में डाला जाता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बहुत सारी सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लिंक होते हैं, शेयरिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर शेयरिंग करते हैं, हार्डवेयर को शेयर करते हैं. ये सारे के सारे चीज़ जो है वो कौन करके देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड सच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारे पास है विंडोज़, अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हम चलाए अपने सिस्टम में, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 जो है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है. सो दैट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट्स कॉल्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जब भी हम विंडोज़ की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, उसका मतलब है वो माइक्रोसॉफ्ट वाला विंडोज़ है. ठीक है, तो विंडोज़ टर्म जो है वो हमेशा किसके साथ रिलेटेड है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का, जो दुनिया भर का एक लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आर अमंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लोबली. हर किसी कंट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है. बहुत रिनोव्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है. सो ये तो पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है और रनिंग ऑन द वास्ट रेंज, बहुत सारे डिवाइसों पे ये चलता है. ठीक है, सो कंपैटिबिलिटी भी साथ, आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, कोई भी हार्डवेयर टाइप ले लो, कोई भी प्रोसेसर टाइप आप ले लो, ये सब के साथ इंस्टॉल चलता रहता है. तो अब जब हम बात करेंगे, ये कंप्यूटर लैपटॉप के, डेस्कटॉप के भी इंस्टॉल होता है, लैपटॉप्स पे भी इंस्टॉल होता है, चलता है, सर्वर्स पे भी चलता है, टैबलेट्स पे भी चलता है, और जितने भी एम्बेडेड सिस्टम जैसे वॉशिंग मशीन है, अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग उसमें डाला गया तो वो भी चलेगा. उसके बाद स्टार्ट बटन का काम क्या है? वो तो बेसिकली आपको पता है, जहाँ से हम करते हैं स्टार्ट कोई भी फंक्शन वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. दूसरा है विंडोज़ टास्क बार. ठीक है, टास्क मैनेजर. जैसे हम अभी चला रहे हैं अपना ये जो सिस्टम, मैं करूँगा कंट्रोल ऑल्ट एंड देन डिलीट. अब देखो यहाँ पर टास्क मैनेजर आ गया. ठीक है, टास्क मैनेजर आपको बताता है अपने ब्राउज़र ओपन करके रखा है, वीडियो रिकॉर्डर आपने किया है, आपको एज आप ऑलरेडी में इस्तेमाल किया है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपने इस्तेमाल किया है. ठीक है, तो ये सारे जो बैकग्राउंड में चलते हैं उनकी सारी आप ये बताता है CPU कितना इस्तेमाल होता है, मेमोरी आपने कितनी इस्तेमाल की. ठीक है, हार्ड डिस्क अभी हम कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. तो पूरा वर्किंग एनवायरनमेंट जो हमारे सिस्टम में चलता है वो आपको टास्क मैनेजर एलॉबरेट करके देता है, डिफाइन करके देता है. सो टास्क मैनेजर इज़ अ सिस्टम मॉनिटरिंग. ठीक है, ये पूरा मॉनिटर हमारे सिस्टम को करता है, जो भी चीज़ें हम इससे करते हैं यहाँ पर सबको सब ये मॉनिटर करके देता है, इंक्लूडिंग इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट में भी ये होता है. इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूज़र दैट अलाउज यूज़र्स टू व्यू एंड मैनेज रनिंग प्रोसेस. तो जितने भी प्रोग्राम्स हम चलते हैं हम इसको देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम चलता है, हम किसी को भी क्लोज़ कर सकते हैं, किसी को भी शट कर सकते हैं. तो इस गाई हो गया ग्राफिकली. आप देखो कंट्रोल ऑल्ट डेल मैंने किया, तो यहाँ पर मैंने टास्क मैनेजर को क्लिक किया, तो आप देखो ग्राफिकली मुझे दिखा रहा है क्या चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, कौन सा आपको प्रोसेसर का कितना इस्तेमाल होता है, मेमोरी रैम का कितना इस्तेमाल होता है, सारा कुछ आपको विंडो ओरिएंटेड दिखा है. तो दैट्स कॉल्ड GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. तो हमारा जो टास्क मैनेजर है वो हमारे सिस्टम को मॉनिटर करता है. सो दिस इज़ द ऐप और द प्रोग्राम दैट इज़ यूज फॉर मॉनिटरिंग आवर सिस्टम. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज ए मॉनिटरिंग सिस्टम. उसके बाद है प्रोग्राम फाइल्स. बताओ क्या है? एक फ़ोल्डर होता है, ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें एसेंशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है. एक्चुअली ये क्या होता है? डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी, या डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? हम इसको फ़ोल्डर भी कहते हैं. ठीक है, तो ये ऐसा डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है जिसमें जितने भी हमने ये सिस्टम, जैसे मैं ये सिस्टम चला रहा हूँ, इसको मैंने क्लिक किया
तो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं जो हमने यहाँ पर डाले हुए वो सब के सब एनलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई कि दैट्स कॉल्ड द प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स में जितने भी हमने यहाँ पर सिस्टम एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए हैं वो सब के सब किस में चले जाते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में। सो दिस यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सो व्हाट इज़ अ फाइल सिस्टम। तो आपने देखा कि हमारा जो फाइल सिस्टम है वो एक्चुअली अगर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यूजुअली दैट्स कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जब भी हम विंडोज़ की बात करेंगे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, हमेशा जो हमारा जो फाइल सिस्टम है वो होता है NTFS। NT हो गया नेटवर्क, F हो गया फाइल, S हो गया सिस्टम। सो फाइल सिस्टम जो हमारे इसके अंदर फाइल का सिस्टम है, कैसे स्टोर होता है, किस फोल्डर में है, रूट फोल्डर कौन सा है, उसके बाद कौन सा सब फोल्डर है। सो दिस ऑल वे आर टॉकिंग अबाउट द फाइल सिस्टम। सो फाइल सिस्टम एक मेथड है या स्ट्रक्चर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है, कहाँ पर जो भी हमारी स्टोरेज डिवाइस हो, जैसे SSD हमारे पास है या हार्ड डिस्क हमारे पास है, टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज द फाइल्स, ठीक है। तो जैसे हम देखेंगे, मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, आप देखिए हमारे जो सिस्टम, जैसे हमने D ड्राइव को क्लिक किया तो उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स हमें बने हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह डेस्कटॉप भी एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर फाइल्स है, फोल्डर्स है, सब फोल्डर्स है। तो ये सारा फाइल सिस्टम हमारा जो है, या मैं देखूंगा पूरा फाइल सिस्टम हमारे पास क्या है। यहाँ पर मेरे को C लोकल डिस्क है, दैट इज़ अ बेसिक डिस्क और प्राइमरी डिस्क, जिसको हम रूट डिस्क नेम जो है वो C ड्राइव। C ड्राइव हमेशा रूट डिस्क का नाम होता है, जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। उसके बाद और एक इसका पार्टीशन है या एक्स हार्ड डिस्क हो सकती है, दैट्स कॉल्ड DD। इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो इसकी फाइल्स वाली सारे आ जाएंगे, सारे फोल्डर्स जितने भी है वो सब के सब। एंड दिस कॉल्ड द फाइल स्ट्रक्चर ऑफ द विंडो दैट शोज द फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स एंड फाइल्स व्हाट दे हैव, वी हैव केप्ट देम। वो कहाँ पर है, कौन सा फोल्डर कहाँ पर, उसका नाम क्या है, वो सारा, दैट्स कॉल्ड द फाइल स्ट्रक्चर। तो जो भी हमारे पास विंडोज़, जैसे ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो फाइल स्ट्रक्चर है वो नेटवर्क फाइल सिस्टम। इसी तरह बहुत सारे वे हैं, जैसे एप्पल में जो है वहाँ पर HFS का फाइल स्ट्रक्चर होता है, या एक्सटेंशन 4 यूज्ड इन लाइनक्स, या FAT32 या EXFAT और कंपैटिबली बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस। सो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग जगह में फाइल सिस्टम का टाइप एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे हमारा विंडोज़ जो भी अक्सर फाइल सिस्टम होता है वो NTFS होता है, आपको याद रखना। इसी तरह मैक में ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो लाइनक्स अगर हमारे पास है तो ये वाला फाइल सिस्टम वहाँ पर अवेलेबल होता है। उसके बाद जो आपके पास टर्म है गाई, हमारा जो अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारा ग्राफिकल है, हमें कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारी सारी फाइल्स फोल्डर्स आ जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो, मैंने इसको मिनिमाइज़ किया तो ये जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर आपकी स्क्रीन पे है, कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा कुछ इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इसका जो इंटरफेस को जहाँ पर हम काम करते हैं, इंटरफेस जो हमारा है वो सब का सब क्या है, ग्राफिकल, ओके। सो ये हमने ग्राफिकल को देखा, ठीक है। इट्स कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। So is a type of user interface that allows users to interact with the computer through graphical elements। क्या हम graphical elements आपके GUI किसको, जहाँ पर हमें आइकन्स का इस्तेमाल होता है, हमारे बटन्स का इस्तेमाल होता है, फोल्डर का इस्तेमाल होता है, मीनूज़ का इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखते हो यहाँ पर मीनूज़ है, ये वाला मीनू है, डिज़ाइन वाला मीनू है, इंसर्ट वाला मीनू है, होम वाला मीनू है। तो ये सब का सब आपको कोई भी चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब के सब ग्राफिकली हमारे पास सामने अवेलेबल है। और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या, अब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं हम, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारे पास जो और एक होता है ऑपरेटिंग, इससे पहले जो हमारे पास हुआ करता था वो काई था, CUI, जिसको हम बोलते हैं कमांड यूज़र इंटरफेस। क्या कहा जाता था, सो ग्राफिकली बहुत इजी चलाना है। लेकिन इससे पहले जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था वो था कमांड ओरिएंटेड। आपको कीबोर्ड से आपको कमांड्स याद होने चाहिए, जैसे कॉपी कैसे बनाते हैं, फ़ाइल को रिनेम कैसे करते हैं, फ़ाइल को डिलीट, उसके लिए आपको कमांड्स याद होनी चाहिए। जैसे मैं आप दिखाता हूँ, जैसे हम यहाँ पर जा रहे हैं, विंडोज़ बटन को मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें, हमें कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ
MD, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट ला रहा हूँ, तो हमारे पास एक आया टेक्स्ट जिसको बोलते हैं CUI, कमांड यूज़र इंटरफेस। क्या कहते हैं, ये है CUI, क्या है CUI, ये हो गया कमांड यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो ये इससे पहले जो हमारे पास डॉस ऑपरेशन हुआ करता था, डॉस चलता था पहले, तो उसका ये जब भी हम सिस्टम स्टार्ट करते थे हमारे सामने ये इस तरह का स्क्रीन आया करता था। कैसे, ये वाला। तो यहाँ पर जो भी कोई ग्राफिकल पोर्शन नहीं है, सब चीज़ हमें कमांड्स को याद रखना है और वो सारी चीज़ एग्जीक्यूट करने हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई रीनेम फाइल करनी होती है, नाम चेंज, तो हमारे पास रीनेम कमांड होती थी। जैसे उसका नाम है file1 है, तो स्पेस दे के न्यू फाइल नेम देना पड़ता है, फाइल नेम। तो इस तरह से फाइल NAME, ठीक है। तो अब मुझे ये कमांड पता होनी चाहिए कैसे लिखूँ मैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले हमारे पास हुआ, उस वक्त हमारे पास ग्राफिकल नहीं था, कोई आइकन नहीं हुआ करता था, उस फॉर्मेट में कोई चीज़ नहीं आती थी, तो हमारे स्क्रीन में सारा ये इंटरफेस आता था। तो ऐसे इंटरफेस को कहते हैं CUI, कमांड यूज़र इंटरफेस। इसके दो नाम हैं, कमांड यूज़र इंटरफेस, आप उसको कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी कहेंगे, ठीक है। तो अभी भी उसका शेल यहाँ पर अवेलेबल है, एक छोटा सा हिस्सा अवेलेबल है, तो जिससे भी हम बहुत सारे काम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर सारे कमांड्स आपको पता होनी चाहिए, तब लिखने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। सो आजकल जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते हैं वो सब के सब क्या है, गायब। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, मेन सॉफ्टवेयर, दैट्स कॉल्ड द कर्नल। सो कर्नल इज़ नोन एज द रूट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों, अब उसको कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, एक मेन ड्राइवर्स का, फंक्शंस के, उसमें एप्लीकेशन होते हैं, प्रोग्राम्स लिखे गए होते हैं, उसको कर्नल कहा जाता है। अब क्यों कर्नल कहा जाता है? सो कर्नल इज़ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्ट्स एन इंटरमीडिएट बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर को चलाना है, सॉफ्टवेयर को चलाना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, लेकिन विच पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज इट, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द कर्नल। That's why it's called the root or the main functions of the operating system. That's called the kernel. So it's a core part, ठीक है, of an operating system responsible for managing resources. जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज आपके पास है, सॉफ्टवेयर है, उनको चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्शन होता है जिसको वो काम दिया गया है, उसको हम कहते हैं कर्नल, ठीक है। सो द कर्नल इज टिपिकली द फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन्स व्हेन कंप्यूटर बूट्स अप। तो क्या होता है कि जब हम अपना सिस्टम चलाते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन प्रोग्राम जिसको कर्नल के नाम से कहा जाता है, वो पहले रैम में लोड हो जाता है, एंड सच टाइप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड द कर्नल। क्या कहा जाता है उसको? कर्नल। तो पहले जब भी हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं, आपको खुद ब खुद अब याद रहना चाहिए कि पहले कर्नल लोड हो, फिर उसके बाद बाकी प्रोग्राम्स लोड होते हैं रैम में। सो इट्स द फर्स्ट प्रोग्राम, राइट, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव डिफरेंट कर्नल डिज़ाइंस विद एग्जांपल्स इंक्लूडिंग द मोनोलिथिक कर्नल। मोनो हो गया जो एक काम करेगा, माइक्रो सबसे छोटा कर्नल होता है, हाइब्रिड हो गया मिक्स वाला कर्नल, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के कर्नल जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, दैट डिपेंड्स टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आपके पास है, ठीक है। अब और एक है हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आप फ्लाइट टेक ऑफ, फ्लाइट मूविंग, फ्लाइट स्टार्टिंग, ये जो एरोप्लेन के सारे सिस्टम कंट्रोलर है, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें इंस्टॉल किया गया है और डाला गया है, दैट्स का रिटॉस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग इज यूज फॉर द फ्लाइट मैनेजमेंट, ठीक है। अब उसका एडवांटेज बताओ, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारे जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर मेन जो काम है इसमें जो रियल टाइम और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है टाइम। सो टाइम इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। अगर फ़्लाइट मैनेजमेंट में, एरोप्लेन की फ़्लाइट में कुछ गड़बड़ हो गया टाइम के ओरिएंटेड, तो सब कोई भी डिज़ास्टर हो सकता है। तो मेन जो है इसका टाइम मैनेजमेंट है, जो कौन का कंट्रोल करता है, सच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग इज़ कॉल्ड द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। This is crucial in application where timing is essential,
सच एज एम्बेडेड सिस्टम, जैसे एरोप्लेन के अंदर भी आप देखेंगे वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, और जो पायलट चलाता है, जो बटन प्रेस करते हैं वहाँ चलाता है, वो सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल है। सच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड रिटॉस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एग्जांपल क्या है उसके, VX वर्क्स एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, QNX और एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, FreeRTOS और T-Linux जो Linux वालों ने बनाया है। तो these are the some of the examples, those are called the type of operating system that's called RTOS, real time operating system। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जिसमें आपको आएगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके बाद है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद हमने और भी आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, या हमारे पास है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप उसको आगे पढ़ेंगे। GPOS भी है एक जो अक्सर इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपको एक टर्म बनाने डिफ़ाइन करने जो मैंने आपको क्लास में बताई, 32 बिट एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अब तो अक्सर मिनिमम आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होगा, क्योंकि आजकल जो हमारे प्रोसेसर है वो 64 बिट ओरिएंटेड है। अब ये 32 बिट और 64 बिट में क्या फ़र्क है, बस ये दो लाइनों से आपको पता चलेगा। ए 32 बिट सिस्टम कैन एक्सेस 2 raised power 32 डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि आपको पता है जो प्रोसेसर है उसके जो काम मिलते हैं वो रैम से वो मिलता है उसको काम। अब रैम में वो कितनी मेमोरी तक ट्रेसिंग कर सकता है, काम ले सकता है, तो दैट डिपेंड्स कि आपको किस टाइप का प्रोसेसर है और किस टाइप का एप्लीकेशन या प्रोग्राम है। अगर आपको 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्लीकेशन है या प्रोसेसर है, उसका मतलब है वो ट्रेसिंग कर सकता है कहाँ तक मेमोरी एड्रेस को, रैम को एक्सेस कर सकता है, 2 raised power 32, दैट्स एक्चुअली 4 GB ऑफ रैम। तो अगर आपको 32 बिट वाला प्रोसेसर है, वो खाली मैक्सिमम कितनी रैम को ट्रेस कर सकता है, मैप कर सकता है, दैट वुड बी ओनली 4 GB। सो वाइल एज इन 64 बिट सिस्टम, तो वो कितनी मेमोरीज़ को एक्सेस कर सकता है, रैम की मेमोरी को कितना ट्रेस कर सकता है, 2 raised power 64, दैट इज़ एक्चुअली द 18 क्विंटलॉन बाइट्स, ठीक है, तो ऑफ रैम। तो it could be the, you can say, more than 12 GB of RAM. It can access or trace or map the data in the RAM, and that can be accessed to the processor, ठीक है। तो हमारे दो किस्म के प्रोसेसर होते हैं, एक तो 32 बिट वाला होता है, या तो 64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि जो 32 बिट वाला प्रोसेसर है उसमें खाली जो हमारे प्रोग्राम्स है या एप्स है या सॉफ्टवेयर्स है वो 32 बिट वाले ही होंगे। तो लेकिन अगर आप 32 बिट वाले पर 64 बिट वाला चलाओगे वो नहीं चलेगा। लेकिन रिवर्स इज़ पॉसिबल, इफ़ यू हैव अ 64 बिट प्रोसेसर और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स अगर 32 बिट वाला भी आपके पास एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, वो 64 बिट पे चलेगा, बट रिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देम, तो आपने देखो यहाँ पर, तो मैक्सिमम कितनी रैम को एक्सेस कर सकता है, 4 GB तक। सो इट कैन गो टेराबाइट्स, TB तक, यू कैन से 1 TB ऑफ रैम इट कैन एक्सेस, ठीक है। कैन रन ऑन बोथ, ठीक है, ये 32 बिट में भी चलेगा और 64 बिट में भी चलेगा। लेकिन जो 64 बिट वाला है उसमें ज़रूरी है आपको 64 बिट वाला प्रोसेसर होना चाहिए। कैन रन 32 बिट एज वेल एज 16 बिट, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मिनिमम होनी चाहिए, यहाँ पर 32 बिट वाला होना चाहिए, और साथ साथ अप टू मैक्सिमम इज़ द 64 बिट वाला होना चाहिए। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। सो कैन हैंडल मल्टीपल टास्क्स बट विद लिमिटेड एफिशिएंसी, बट 64 बिट वाला इट कैन एक्सेस मल्टीपल टास्क्स, बहुत सारे काम कंटिन्यूसली कर सकता है, बट मोर एफिशिएंटली। So this was all about some questions in this video. In the next video we are going to discuss the long type questions, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने आपके एग्ज़ाम में, वो टर्म एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर में आपको यही सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू।